नमस्ते। आज ना हम एक बहुत बड़े फाइनेंशियल कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं, जो अक्सर कई परिवारों में टेंशन की वजह बनता है। नॉमिनी और उत्तराधिकारी, आखिर इन दोनों में फर्क क्या है? चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। सोचिए, किसी के जाने के बाद उनकी जो मेहनत की कमाई है उसका होता क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर बहुत सारी उलझन और पारिवारिक तनाव पैदा करता है। वो पैसा सही हाथों तक कैसे पहुंचेगा? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़ी गड़बड़ की, जो नॉमिनी और उत्तराधिकारी के रोल को लेकर होती है। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि दोनों एक ही चीज हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। बस यही है इस पूरे टॉपिक का निचोड़। नॉमिनी सिर्फ एक केयरटेकर है, एक तरह का चौकीदार, जबकि असली मालिक तो कानूनी उत्तराधिकारी ही होता है। अगर आपने बस ये एक लाइन याद रख ली तो आधी कंफ्यूजन तो यहीं खत्म हो जाएगी। तो ठीक है, अब जरा और गहराई में जाकर समझते हैं कि ये नॉमिनी असल में है कौन और उसका काम क्या है। देखिए, नॉमिनी वो इंसान है जिसे अकाउंट होल्डर चुनता है कि मेरे बाद तुम मेरे पैसों का ध्यान रखना। पर ध्यान रखना, ये सिर्फ एक टेम्परेरी रोल है। उसका असली काम है पैसों को सुरक्षित रखकर उसे सही मतलब कानूनी वारिसों तक पहुंचाना। और ये कोई राय नहीं है, ये खुद सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है, नॉमिनी मालिक नहीं है। बस बात खत्म, इससे बड़ा कोई सच नहीं है। चलिए एक सिंपल सी एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक आदमी ने अपनी पत्नी को नॉमिनी बना दिया। अब उनके जाने के बाद बैंक तो पैसे पत्नी को दे देगा क्योंकि वो नॉमिनी है, लेकिन कानून की नज़र में वो पैसा सिर्फ पत्नी का नहीं है, उस आदमी की माँ और बच्चों का भी उस पर बराबर का हक है। और ये नॉमिनी यानी पत्नी की जिम्मेदारी है कि वो पैसा सब में बांटे। अच्छा, तो अगर नॉमिनी सिर्फ केयरटेकर है तो फिर असली बॉस कौन है? मतलब असली मालिक कौन है? यहीं पर एंट्री होती है कानूनी उत्तराधिकारी की। कानूनी उत्तराधिकारी वो है जिसे देश का कानून, जैसे कि हिंदू सक्सेशन एक्ट, संपत्ति का असली हकदार मानता है। ये किसी की मर्जी से नहीं बल्कि कानून से तय होता है, और यही व्यक्ति संपत्ति का असली ओनर है। तो कानून के हिसाब से पहले हकदार कौन है? देखिए, हिंदू सक्सेशन एक्ट के मुताबिक अगर कोई पुरुष गुजर जाता है तो उसकी पत्नी, उसकी माँ और उसके बच्चे पहले वारिस होते हैं, और अगर कोई महिला गुजर जाती है तो उसके पति और बच्चे। अब जरा सोचिए, क्या होगा अगर किसी ने नॉमिनी बनाया ही नहीं? ओहो, फिर तो परिवार के लिए एक बहुत लंबी, थका देने वाली कानूनी लड़ाई शुरू हो जाती है। वसीयत ढूंढो, सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए कोर्ट के चक्कर काटो, इसमें महीनों, कभी कभी तो साल भी लग जाते हैं। लेकिन रुकिए, अब एक बहुत अच्छी खबर है। सरकार कुछ नए बैंकिंग नियम लेकर आई है जो इस पूरी प्लानिंग को बहुत आसान बना देंगे और इन झंझटों को कम करेंगे। ये डेट नोट कर लीजिए, 1 नवंबर 2025। इसी दिन से ये नए और फ्लेक्सिबल नॉमिनेशन रूल्स लागू हो जाएंगे। और सबसे बड़ा बदलाव क्या है? अब आप अपने बैंक अकाउंट में सिर्फ एक नहीं बल्कि चार नॉमिनी बना सकते हैं। जी हाँ, 4। और ये सेविंग्स अकाउंट, एफडी सब पर लागू होगा। तो इसमें पहला ऑप्शन है पैरेलल नॉमिनेशन। इसका मतलब है कि आप एक साथ कई लोगों को नॉमिनी बना सकते हैं और ये भी तय कर सकते हैं कि किसको कितना % हिस्सा मिलेगा। बस टोटल 100% होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई चाहता है कि उसकी संपत्ति उसकी पत्नी, 2 बच्चों और माता पिता में बराबर बराबर बंट जाए, तो बस सबको 25-25% का नॉमिनी बना दो। कितना आसान हो गया है ना, कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। दूसरा ऑप्शन है सीक्वेंशियल नॉमिनेशन। इसे एक तरह का बैकअप प्लान समझिए। आप नॉमिनीज को एक लाइन में खड़ा कर देते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। अगर पहले वाले को कुछ हो जाता है तो हक अपने आप दूसरे वाले को मिल जाएगा। इससे चीजें अटकेंगी नहीं। हाँ, एक बात का ध्यान रखना जरूरी है। बैंक लॉकर के लिए आप सिर्फ सीक्वेंशियल नॉमिनेशन ही कर सकते हैं। वहां पर पैसे की तरह बंटवारा नहीं होता, इसलिए पैरेलल नॉमिनेशन का ऑप्शन नहीं है। तो चलिए, अब जब हमने सारे नियम समझ लिए हैं तो सबसे जरूरी बात, अब हमें करना क्या है? ये है आपकी एक्शन लिस्ट। तो फटाफट देख लेते हैं कि क्या करना है। पहला, अपने सारे अकाउंट्स, चाहे बैंक हों, म्यूचुअल फंड हों या बीमा, सब में नॉमिनी को चेक करें और अपडेट करें। दूसरा, अपने सारे जरूरी कागजों की एक फाइल बना लें, फिजिकल भी और डिजिटल भी। और हाँ, एक छोटी सी वसीयत बनवाने के बारे में जरूर सोचें।
और ये भी चेक कर लें कि आपके डेबिट या क्रेडिट कार्ड पर कोई फ्री इंश्योरेंस तो नहीं है। ये छोटे छोटे कदम बहुत काम आते हैं। आखिर में बस एक बात याद रखिए, एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ पैसों के बारे में नहीं होती। ये इस बारे में होती है कि आपके जाने के बाद आपका परिवार चैन से रह सके। तो खुद से ये सवाल पूछिए, क्या वो चैन, वो मन की शांति